हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास वर्किंग कैपिटल रिवीजन क्लास नंबर 2। प्राइमरली आज हमको रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को पिक करना है और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं, वो तो खैर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट से। रिसीवेबल्स यानी डेटर्स अलोंग विद बिल्स रिसीवेबल्स। ओके, तो चलिए आइए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते। मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा, रिवीजन क्लास में लिखना नहीं है, सिर्फ देखिए समझिए। ओके, देखिए पहली बात, कैश सेल इज ऑलवेज प्रेफर्ड। मेरे भाई, आप जिस मर्जी बिजनेसमैन से पूछ लो कि सेल कैश होनी चाहिए या क्रेडिट होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपका रिप्लाई होगा कैश सेल। भाई लगे हाथ कैश मिल जाए क्या बुरा है? अगर हमने किसी को सामान बेच दिया तो सामान गया, पैसा आ गया, कितनी बढ़िया बात है। कैश सेल इज ऑलवेज प्रेफर्ड विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। लेकिन क्रेडिट सेल becomes compulsion। ना चाहते हुए भी क्रेडिट सेल ना कुछ बिजनेस हाउसेस के लिए कंपल्शन है। जैसे अगर मैं आपको होलसेल मार्केट के बारे में बात करूं, देखो जी, जो रिटेल सेक्टर है जहां कस्टमर हर रोज जाके सामान खरीदता है, वहां तो ज्यादातर सेल कैश ही होती है जी। लेकिन अगर आप होलसेल मार्केट के बारे में सोचेंगे तो उनको तो रिटेलर्स को सामान बेचना है, तो रिटेलर तो कहता है कि भाई जब मेरा कस्टमर मुझे पैसे देगा तो ही मैं लौटा सकता हूं। तो होलसेल मार्केट में आप ये मान के चलिए कि क्रेडिट सेल बहुत बड़ी कंपल्शन है। क्रेडिट सेल है तो होलसेल मार्केट का बिजनेस टिका हुआ है। तो कैश सेल भले ही प्रेफर्ड हो, पर कुछ बिजनेस हाउसेस के लिए क्रेडिट सेल एक बहुत बड़ी कंपल्शन हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्रेडिट सेल के बारे में, इट इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स। भाई कैश सेल में तो बैड डेब्ट हो नहीं सकता ना। जब हमको उसी समय कैश मिल गया तो फिर बैड डेब्ट किस बात का? क्रेडिट सेल में तो आप कहते हो जी पैसे 1 महीने बाद दे देना, 2 महीने बाद दे देना, तो ऐसी सिचुएशन में बैड डेब्ट का रिस्क तो रहेगा ही। अच्छा, इसका मतलब चूंकि उसमें बैड डेब्ट का रिस्क है, तो आप किसी भी कस्टमर को जब क्रेडिट दे तो आपको यह सजेशन दिया जाता है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनका अच्छा खासा इवैल्यूएशन कर लीजिएगा। सो advised to evaluate all positive and negative factors। इससे पहले कि आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि किसी स्पेसिफिक कस्टमर को क्रेडिट सेल करनी है या नहीं करनी है, आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। अब पॉइंट उठता है कि जब आप टर्म यूज करते हैं फैक्टर्स, तो आखिरकार फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ना कोई परफेक्ट लिस्ट तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा पैरामीटर है जो यह माना जाता है कि लगभग हर एक केस में एप्लीकेबल होता है। तो कम से कम हम आपको फैक्टर्स बताना चाहेंगे जो यूनिवर्सल हैं। फिर भी हम साथ में यह भी बता रहे हैं कि यह लिस्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं। वो जो यूनिवर्सल रेटेड फैक्टर्स हैं, बेसिकली वो 3 C's के नाम से जाने जाते हैं। वो 3 C's कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा जी। पहला फैक्टर है जो C के हिसाब से है, वो है कैरेक्टर। दूसरा C फैक्टर हमारे पास है कैपेसिटी, और तीसरा C फैक्टर हमारे पास है दैट इज कोलेट्रल। ओके, इसमें हम पहले कैरेक्टर से शुरुआत करते हैं।
कैरेक्टर बेसिकली आपके मॉरल ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी क्या कि देखिए, अगर आपने किसी से लोन लिया है या किसी से आपने क्रेडिट सेल करवाई भी है तो आपको उसको पैसे देने हैं, ये आपका कैरेक्टर है। पर आप ये कह सकते हैं जी कैरेक्टर किसी को कैसे पता चलता है, हमारे दिल की बात किसी को कैसे पता चल सकती है। वैसे बात आपकी सही है, लेकिन भाई ऐसा है, आपका पास एक्सपीरियंस तो किसी से छुपा हुआ नहीं है ना, आपकी अब तक की इनकम टैक्स रिटर्नों की डिटेल तो है ना, आपकी बैंक पासबुक तो है ना, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी पुराने हैं वो आपके बारे में कुछ तो कहते होंगे। हो सकता है आपने पहले कहीं से कोई लोन लिया हो और इंस्टॉलमेंट लैप्स कर गई हो, चेक डिसऑनर हो गया हो, आप इंस्टॉलमेंट ना पे कर पाए हो, तो ये बात छुपाई तो नहीं जा सकती। इसलिए आपका जो कैरेक्टर है ना वो पता करने की कोशिश हो सकती है, और पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बात जग जाहिर करेंगे सब कि ऐसा पहले भी हुआ पड़ा है। देखो जी, ऐसा है, कैरेक्टर के साथ साथ दूसरा फैक्टर आता है कैपेसिटी। जब हम कहते हैं कैपेसिटी, इसका मतलब हो गया एबिलिटी टू मेक पेमेंट। अरे भाई ऐसा है, मैं मानता हूं चलो कोई दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी क्यों ना हो, कैरेक्टर के बारे में चलो सोच लिया, मैं कहता हूं जी मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूं, जब तक मैं किसी को पैसे लौटा ना दूं मुझे रात को नींद नहीं आती। पर क्या करूं, मेरे पास पैसे है नहीं, नींद नहीं आती है, पैसे लौटाने पर पैसे है नहीं। तो यार ऐसा कैरेक्टर भी किस काम का जब आपके पास पैसे है नहीं। अगर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्यारे, तो कैपेसिटी भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ। तो ईमानदारी के साथ साथ जेब में पैसे भी होने चाहिए किसी को लौटाने के लिए। तो अगर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो कैपेसिटी भी साथ में। और तीसरा कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी हो गया ना, सिक्योरिटी जो आपने मॉर्टगेज के तौर पे रखवाई हो। मेरे भाई, अगर आपने किसी से लोन लिया है और आपने अपना कोई सामान वहां गिरवी रखवाया है तो यार आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको कैपेसिटी अरेंज करनी पड़ेगी, वरना हो सकता है आपने अपने घर का गोल्ड कहीं गिरवी रखवाया हो और अगर वो हाथ से चला गया तो भाई साहब बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए 3 फैक्टर्स हैं, ये यूनिवर्सल फैक्टर्स हैं। कोई और फैक्टर है किसी स्पेसिफिक केस में तो मैं उससे इनकार नहीं करता हूं। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। और हम सिर्फ ये कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। तो एक टर्म हमारे पास है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये कस्टमर अभी आपका है तो नहीं, पर ये आपका कस्टमर बनना चाहता है, ये आपसे सामान खरीदना चाहता है क्रेडिट पर। आप सोचते हो यार इस पर मैं विश्वास कैसे करूं, तो आप एक काम करो, किसी की शक्ल देखकर तो विश्वास कर नहीं सकते, आप इस आदमी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगिए। क्या मतलब, अरे भाई बैलेंस शीट मांगो ना यार इसकी, और देख लेना कि प्रॉपरली ऑडिटेड है कि नहीं, सीए का साइन उस पर है कि नहीं, उस आदमी की इनकम स्टेटमेंट देख लो। भाई कोई आदमी बैंक के पास लोन लेने जिंदगी में पहली बार तो जाएगा कि नहीं जाएगा, पहली बार तो जाओगे ना, तो बैंक वाले कहेंगे जी हम तो आपको पहचानते नहीं, आप कहेंगे जी मुझे पहचानने की आवश्यकता भी नहीं है, ये मेरी बैलेंस शीट देखिए, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, फिर आप मेरे बारे में कुछ अंदाजा लगाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, नया कस्टमर है, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस, क्या मैंने टर्म यूज किया, क्रेडिट वर्दिनेस, यानी ये आदमी इस लायक है भी कि नहीं कि इसको लोन दिया जाए, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस जानने के लिए आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करें तो रेशो का एनालिसिस भी कर लीजिएगा। भाई एक आदमी की फाइनेंशियल वर्थ कम है, ज्यादा है, अच्छी है, बुरी है, उसके रेशो से पता चलेगा ना।
भाई अगर आप इसको शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हैं तो आप उसकी करंट रेशियो चेक करेंगे ना, आप इसको लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं तो आप इसकी डेब्ट इक्विटी रेशियो चेक करेंगे ना, और भी बड़ी सारी रेशियोज हो सकती हैं। इसका मतलब रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन यहां से हुई। क्रेडिट सेल कुछ बिजनेस की नेसेसिटी हो सकता है, बैड डेब्ट का रिस्क है। क्रेडिट सेल का डिसीजन लेने से पहले सारे पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर इवैल्यूएट करें, कैरेक्टर कैपेसिटी कोलेट्रल के बारे में बात करें, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सोचें, और रेशो एनालिसिस का भी सहारा ले सकते हैं यह जानने के लिए कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस कैसी। ओके जी, आइए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। दूसरा कंसेप्ट हमने पिक करा है डेटर्स बैलेंस एंड इन्वेस्टमेंट मेड इन डेटर्स। देखिए इसमें जो टर्म है ना डेटर्स बैलेंस, ये हमेशा डिसाइड किया जाता है सेल्स बेसिस पर, लेकिन जो टर्म है इन्वेस्टमेंट मेड इन डेटर्स, ये डिसाइड किया जाता है कैश कॉस्ट बेसिस पे। तो जब हम टर्म यूज करते हैं कैश कॉस्ट, तो बेसिकली हमारा मतलब है कि उसमें कॉस्ट होना चाहिए और उसमें डेप्रीसिएशन नहीं होना चाहिए। इफेक्टिवली आप यूं कह लीजिए कि अगर सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए तो वो कॉस्ट हो गया, और डेप्रीसिएशन भी माइनस कर दिया जाए तो वो फिर कैश कॉस्ट हो गया। डेटर्स बैलेंस बताने का मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि आपको डेटर से पैसे लेने कितने। इन्वेस्टमेंट मेड इन द डेटर्स में आप ये बताना चाहते हैं कि आपके पैसे डेटर्स में फंसे कितने। इसीलिए प्रॉफिट और डेप्रीसिएशन को आप उसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, चाहे आपको डेटर्स बैलेंस बताना हो चाहे इन्वेस्टमेंट मेड इन द डेटर्स बताना हो, ये दोनों की दोनों कैलकुलेशन जिस इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंडेंट होती हैं उस इंपॉर्टेंट फैक्टर को कहा जाता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। अगर आपको डेटर्स कलेक्शन पीरियड मालूम है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि आपका डेटर्स बैलेंस कितना है, और आप ये बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेड इन द डेटर्स कितना है। तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड के बगैर इन दोनों सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते। आप देखोगे कि रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनमें आपको डेटर्स कलेक्शन पीरियड की इंफॉर्मेशन हमेशा गिवन ही होगी। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन में यह कहा गया कि आपकी जो एनुअल सेल्स है वो है ₹15 लाख। ठीक बात है। साथ साथ आपको यह भी बताया गया कि आपका जो एनुअल प्रॉफिट है वो है ₹1,20,000। एक इंफॉर्मेशन आपको और दी गई कि पूरे साल में आपने जो डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड किया है, डेप्रीसिएशन नॉन कैश कॉस्ट हो गया ना, वो आपने रिकॉर्ड किया है ₹1,80,000। तो बड़े आराम से आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी एनुअल कैश कॉस्ट कितनी है। वेल, एनुअल कैश कॉस्ट इज इक्वल टू सिंपल, आप सेल्स में से प्रॉफिट और डेप्रीसिएशन दोनों आप डिडक्ट कर दीजिए, आपको बैलेंसिंग फिगर 12 लाख रुपए पता चल गया। ये आपका एनुअल कैश कॉस्ट है। एक इंफॉर्मेशन आपको और प्रोवाइड कराकर दी गई कि जो डेटर्स कलेक्शन पीरियड है वो है 1 मंथ। डेटर्स कलेक्शन पीरियड है 1 मंथ। ऑब्वियसली अगर डेटर्स कलेक्शन पीरियड 1 मंथ है तो आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि जो डेटर्स बैलेंस है वो 1 मंथ क्रेडिट सेल्स के इक्वल हो गया। जो डेटर्स बैलेंस है वो 1 मंथ क्रेडिट सेल्स के इक्वल हुआ। अच्छा, ये जो सेल्स आपको बताई गई है 15 लाख, ये सारी की सारी अगर मैं क्रेडिट सेल मान लूं तो आप तो ये बताइए कि एक महीने का क्रेडिट सेल, वेल दिस इज इक्वल टू ₹1,25,000।
ये आपका डेटर्स बैलेंस है, ठीक बात है जी। आप ये डेटर्स बैलेंस रिकॉर्ड करिए कहां पर, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जब हम ये डिसाइड करते हैं कि डेटर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई पड़ी है, इस सवाल का जवाब देते समय आप सेल्स वैल्यू का बेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको यह नहीं बताना कि डेटर से पैसे लेने कितने हैं, आपको यह बताना है कि डेटर्स में आपके रुपए फंसे कितने। यह सेल्स वैल्यू पर जवाब दिया गया। अगर मैं इसमें से डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट को निकाल दूं तो मेरा मतलब है यह 1 मंथ क्रेडिट सेल है, मुझे क्या करना चाहिए, इसमें से 1 मंथ प्रॉफिट माइनस कर देना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, इसमें से 1 मंथ डेप्रीसिएशन भी माइनस कर देना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा करने से जो बैलेंस मेरे पास आएगा वो होगा 1 मंथ कैश कॉस्ट, जो रिप्रेजेंट किसको करेगा, डेटर्स में जो आपके फंड्स इन्वेस्टेड हैं। कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा देखिए, आपका अगर पूरे साल का प्रॉफिट 1,20,000 है तो ऑब्वियसली एक महीने का प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपए। अगर आपका पूरे साल का डेप्रीसिएशन 1,80,000 है तो एक महीने का डेप्रीसिएशन हो गया 15,000। दोनों को आपने माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ गया 1 लाख। ये जो 1 मंथ कैश कॉस्ट है, इसको आप कह सकते हो कि जो डेटर्स में आपके फंड्स इन्वेस्टेड है। अल्टरनेटिवली ये जो आपने 1 मंथ कैश कॉस्ट इस ढंग से कैलकुलेट करा है, यानी पहले आपने सेल्स वैल्यू पता करी, उसमें से आपने प्रॉफिट माइनस करा, आपने डेप्रीसिएशन माइनस करा, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट मेड इन डेटर्स है वो सीधे भी बताया जा सकता है। और कैसे? सिंपल। अल्टरनेटिवली द इन्वेस्टमेंट मेड इन डेटर्स, the investment made in debtors is equal to 1 month cash cost। अगर आपको अपनी एनुअल कैश कॉस्ट मालूम है ₹12 लाख, तो उसको 1 मंथ में कन्वर्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। स्ट्रेट अवे 1 लाख रुपए आपको ये अमाउंट पता चल जाता है। ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, ये कंसेप्ट आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? कंसेप्ट बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, आप डेटर्स बैलेंस बताइए सेल्स वैल्यू पर, ओके, पर जब आपसे इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स पूछा जाए तो आप हमेशा बताइएगा कैश कॉस्ट बेसिस पे। अगर आपको डेटर्स कलेक्शन पीरियड मालूम है, जैसे इस एग्जांपल में 1 मंथ है, तो 1 मंथ की क्रेडिट सेल डेटर्स बैलेंस, उसमें से 1 मंथ का प्रॉफिट निकाल दीजिए, 1 मंथ का डेप्रीसिएशन निकाल दीजिए, रह गया 1 मंथ कैश कॉस्ट। या फिर अल्टरनेटिवली आप उसको सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेटर्स बैलेंस को लेकर और इन्वेस्टमेंट मेड इन डेटर्स को लेकर। चलिए जी, रिवीजन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हुए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आना चाहूंगा। बड़ा इफेक्टिव एग्जांपल है, लेकिन वो इफेक्टिव एग्जांपल मुझे अपनी मेन क्लासेस में से पिक करना है। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम को अब ये डायरेक्शन दूंगा कि अब इस वीडियो में वो एग्जांपल है जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का है, उसे ऐड कर दिया जाए। वो एग्जाम्पल कोई 10-11 मिनट का है, उसके बाद वापस हम फिर यहां आते और रिवीजन क्लास को आगे बढ़ाते। एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझिएगा। ए, गुड्स आर सोल्ड ऑन डेली बेसिस। तो पहली बात मैंने आपको यह बताई है, गुड्स आर सोल्ड ऑन डेली बेसिस। मैं एक ऐसे केस का एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें सामान डेली बेसिस पर बेचा जाता है, हर रोज सामान बेचा जाता है। ओके, आप लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ईच डे
गुड्स परचेज्ड ईच डे फॉर ₹100। आप हर रोज 100 रुपए का सामान खरीदते हो जी। सी सेम गुड्स आर सोल्ड ऑन सेम डे फॉर ₹125। लो बताओ, हमने बाजार में जाके 100 रुपए का सामान खरीदा, अपने कस्टमर को 125 का बेच दिया, तो इसमें 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। पॉइंट नंबर डी, क्रेडिट ऑफ 1 डे इज अलाउड टू द कस्टमर। हमने अपने कस्टमर को 1 दिन का क्रेडिट दिया। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं अपने कस्टमर को सामान 125 का बेचूंगा तो मैं कहूंगा भैया इसके पैसे कल दे देना। जब वो मेरे को 125 रुपए कल देगा तो मुझे बताओ मैं उसका क्या करूंगा। 125 रुपए में 25 का तो प्रॉफिट है, वो मैं रखूंगा अपनी जेब में। बाकी बचे 100 रुपए से मैं क्या करूंगा, मैं फिर अगले दिन सामान खरीदूंगा, मैं फिर कस्टमर को 125 का बेचूंगा, कस्टमर को कहूंगा पैसे कल दे देना। जब वो पैसे कल देगा 125 रुपए में 25 रुपए मैं जेब में रखूंगा, मैं फिर 100 रुपए का सामान खरीदूंगा और मैं जिंदगी ऐसे चलाता जाऊंगा। मैं 100 का सामान खरीदूंगा, 125 का बेचूंगा और मैं क्रेडिट सेल करूंगा 1 दिन के क्रेडिट पर। ठीक है जी, सारी बात आपको समझ में आ गई ना। मैं पॉइंट नंबर ई आपके सामने लिखना चाहूंगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% पर एनम। आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया पिक्चर में, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% पर एनम पिक्चर में कहां से आ गया, ये क्या है। तो सुनो, देखो भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल की कॉस्ट। मुझे किसी से पैसे, मैंने किसी से लोन लिया, मुझे उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कैपिटल की मेरे को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने शेयर होल्डर से कहा कि भाई मेरे यहां कंपनी में शेयर लगाइए, पैसा लगाइए, तो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया। मैंने उनको कहा कि मैं आपको डिविडेंड दूंगा, तो ये जो मैं उनको डिविडेंड दूंगा ये क्या है कि जो मेरे बिजनेस में कैपिटल लगाया गया है मुझे उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये इंफॉर्मेशन यहां क्या कर रही है। हम आखिरकार इस रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बीच पिक्चर में क्यों ले आए हैं, अभी बताते हैं। आप लिखेंगे कैलकुलेट नेट इनकम ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट नेट इनकम ड्यूरिंग द ईयर। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन हो गया जी। आप पहले इसका आंसर दीजिए और साथ साथ हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है हम ये भी डिस्कस कर लेंगे भाई। चलिए शाबाश, आप इसका सॉल्यूशन दीजिएगा। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, पहले एनुअल सेल्स। क्या लिखा जी आपने, एनुअल सेल्स। एनुअल सेल्स आप कैसे बताएंगे भाई, अगर आपकी 1 दिन की सेल है 125 रुपए और साल में 365 दिन आपने सेल अचीव करी है और आप कहते हो कि आप हर रोज ही सामान बेच देते हो भैया, तो बताओ अगर बिजनेसमैन कहे कि 125 रुपए की सेल और 365 दिन, तो आपकी एनुअल सेल कितनी हो गई, 45,625। सेल तो अच्छी खासी हो गई भाई। अच्छा, इसमें से आप माइनस करिएगा एनुअल परचेज कॉस्ट। क्या डिडक्ट करना चाहते हैं आप, एनुअल परचेज कॉस्ट। आप फिर कहिए कि आपकी 1 दिन की परचेज है 100 रुपए और साल के 365 दिन, तो भाई आपकी जो बिजनेस की परचेज कॉस्ट है वो तो हो गई 36,500।
ऑब्वियसली अब आप मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताएं। 45625, इसमें से आप 36,500 डिडक्ट करें तो डिफरेंस आ गया रुपीस 9,125। एक तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि जो आप बिजनेस करते हैं, इस बिजनेस से आपको पूरे साल में प्रॉफिट होता है 9,125 का। मैं इसको कहना चाहूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैं इसको कहना चाहूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी बिजनेस की एक्टिविटी से कमाया गया प्रॉफिट। हालांकि मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, सेलिंग प्राइस 125, परचेज कॉस्ट 100। मैंने एक एक दिन में 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया है और साल के 365 दिन, तो मेरा बिजनेस मुझे एक साल में 9,125 रुपए का प्रॉफिट कमाकर देता है। क्या आप ये बात स्वीकार करते हैं? यस। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्या आप जानते हैं कि इसको हम लोग EBIT के नाम से जानते हैं? किसके नाम से? EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, टैक्स का मैटर तो हम यहां डिस्कस कर नहीं रहे, तो टैक्स के मैटर को अभी थोड़ा परे कर दीजिए। तो आप इसको कहिए ये इंटरेस्ट से पहले की इनकम है। पर ये इंटरेस्ट नाम का कंसेप्ट पिक्चर में क्यों आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बताइए जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था तो आपने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी? आप कहेंगे सर हमने कौन सा बिजनेस शुरू किया? अरे सेल परचेज का बिजनेस है। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने इस बिजनेस में डेटर्स में अपने पैसे फंसा रखे हैं? आपके डेटर्स में कितने रुपए फंसे हुए हैं? पहले मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, तो सुनिएगा। मैंने खुद सामान खरीदा पहले दिन 100 रुपए का, और कस्टमर को मैंने कहा कि मुझे 125 रुपए चाहिए। कस्टमर कहता है मेरे से कल ले जाना, तो डेटर्स बैलेंस तो मेरा 125 रुपए है, लेकिन मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट खाली 100 रुपए। अगले दिन ये 125 रुपए मुझे मिल गए तो डेटर्स बैलेंस खत्म हो गया। मैंने फिर 125 का सामान बेच दिया, फिर वो मिल गए, मैंने फिर 125 का सामान बेच दिया। अरे भाई, ये 125 रुपए पूरे साल में घूमता रहेगा और घूमता रहेगा। तो जब भी मैं कहूंगा कि मुझे डेटर से रुपए लेने कितने हैं, आप कहेंगे 125 रुपए, जो और कुछ नहीं आपकी एक दिन की क्रेडिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे शब्दों को पकड़िएगा, अगर डेटर्स कलेक्शन पीरियड है एक दिन का, तो डेटर्स बैलेंस है एक दिन की क्रेडिट सेल, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है एक दिन की कैश कॉस्ट। मेरा जो डेटर्स में पैसा फंसा है वो है 100 रुपए, तो इसका मतलब मैंने अपने 100 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करे, मैंने अपने 100 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करे सामान खरीदने के चक्कर में। बेचा 125 में, 25 का प्रॉफिट वो छोड़िए, पर मेरी इन्वेस्टमेंट तो 100 रुपए है ना। ये 100 रुपए में लाया कहां से? आप कहेंगे सर आपके खुद के 100 रुपए होंगे, तो मेरे 100 रुपए कोई मुफ्त के थोड़ी है भाई। अगर मेरे 100 रुपए बैंक में पड़े हुए हैं तो क्या उस पर मैं इंटरेस्ट नहीं कमा रहा हूं? क्या वो इंटरेस्ट 10% नहीं है? क्या वो 10% का इंटरेस्ट मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा? या अगर मैंने कहीं से लोन लिया है तो क्या मुझे उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना होगा कि नहीं देना होगा? ये इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ध्यान से सोचिए कि मैं आपको अब क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सही है कि आपका बिजनेस आपको 9,125 रुपए कमाकर देता है, पर यह कमाई आपके घर नहीं जाएगी। माइनस फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन डेटर्स। हां जी, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा डेटर्स बैलेंस है 125 रुपए, एक दिन की सेल, पर मेरे डेटर्स में फंसे हैं 100 रुपए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है 100 रुपए। ये 100 रुपए अगर मेरे खुद के हैं
तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन एनी केस अगर वो रेट 10% है तो इसका मतलब 10% का मुझे फाइनेंशियल कॉस्ट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। कोई पूछे फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है तो आप कहिएगा आप जो बिजनेस करते हैं उसमें जो पैसा फंस जाता है, वो पैसा अगर आपका कहीं और इन्वेस्टेड होता तो आप क्या कमा लेते, या वो पैसा आपने कहीं से लोन लिया उस पर आपको क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये जो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको 10 रुपए की फाइनेंशियल कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि 100 रुपए का फाइनेंस इसमें ब्लॉक हो गया है। खुद का है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए आपकी नेट इनकम कितनी है, दूसरे शब्दों में आपके बिजनेस की कमाई आपके घर कितनी जाएगी। दिस इज द अमाउंट ऑफ नेट इनकम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं उनमें ध्यान रखिएगा कि आपको ये सारी की सारी बातें डील करके बतानी हैं। जब भी आप नेट इनकम कैलकुलेट करें तो ये सही है कि पहले आपको बिजनेस इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक और अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, और वो क्या है कि आप जो डेटर्स को क्रेडिट सेल करते हो उसमें जितना पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत के 2 पैरामीटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। खुद का पैसा फंसा हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और अगर कहीं से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट के बारे में बात करनी पड़ती है। तो जब भी आप नेट इनकम कैलकुलेट करेंगे आपको यह फाइनेंशियल कॉस्ट को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगला कंसेप्ट जो मैं पिक कर रहा हूं वो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। रिसीवेबल्स के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, आपको ज्यादातर केसेस में ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ डेटर्स की कैलकुलेशन को आप देखेंगे आपके सामने आती है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आता हूं। एग्जिस्टिंग सिचुएशन, मान लीजिए अभी आपकी टोटल क्रेडिट सेल 15 लाख है, कैश कॉस्ट 12 लाख है, और इस समय आप अपने डेटर्स को 1 महीने का क्रेडिट देते। ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं अभी आपका डेटर्स बैलेंस कितना है तो आपका जवाब होगा 1 महीने की क्रेडिट सेल। 15 लाख अगर एनुअल सेल्स है तो 1 महीने की क्रेडिट सेल हो गई 1,25,000 रुपए। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछें कि डेटर्स में आपके कितने फंड्स ब्लॉक्ड हैं या इन्वेस्टेड है तो जवाब होगा 1 महीने की कैश कॉस्ट अगर वो है 12 लाख तो 1 महीने का अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए। परफेक्ट है। यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि डेटर्स बैलेंस और इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स का जो डिफरेंस है वो बेसिकली प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन के टोटल को रिप्रेजेंट करता। यह आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, डेटर्स बैलेंस 1,25,000, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 1 लाख। हम क्या कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं? एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको यह कहता है कि क्रेडिट पीरियड हम 2 महीने का करना चाहते हैं, इंक्रीज टू 2 मंथ्स, यानी अभी तो 1 महीने का है ना, हम 1 महीने से बढ़ाकर उसको 2 महीने का करना चाहते हैं। पहले हम डेटर्स को कहते थे कि पैसे 1 महीने के बाद दे दीजिए, अब हम कहेंगे पैसे 2 महीने के बाद दे दीजिएगा। एक तरीके से क्रेडिट पीरियड 1 महीने पर 1 महीने और बढ़ गया। कस्टमर बड़े खुश हो गए, वो हमसे ज्यादा सामान खरीदने लगे, अकॉर्डिंगली हमारी सेल 3 लाख रुपए बढ़ गई। लेकिन अगर सेल बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि आपके बिजनेस की कैश कॉस्ट भी 2,40,000 बढ़ गई। अच्छा, पुरानी क्रेडिट सेल 15 लाख तो थी ही, अगर 3 लाख की सेल बढ़ गई तो नई क्रेडिट सेल हो गई 18 लाख। पुरानी कैश कॉस्ट 12 लाख तो थी ही, अगर 2,40,000 बढ़ गई तो अब कैश कॉस्ट हो गई 14,40,000। अब अगर मैं आपसे डेटर्स बैलेंस पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड अब 2 महीने का हो चुका है।
इसका मतलब जो डेटर्स बैलेंस है वो 2 महीनों की क्रेडिट सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपकी एनुअल क्रेडिट सेल जैसा कि आप बता रहे हैं 18 lakhs हो गई है, तो इसको 2 महीने में कन्वर्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। दैट विल बिकम ₹3 lakhs। ओके, अच्छा पिछली स्लाइड पर मैं वापस जाता हूं। मेरा डेटर्स बैलेंस था 1,25,000, अब मेरा डेटर्स बैलेंस हो गया है 3 लाख। तो डेटर्स बैलेंस इंक्रीज हो गया। डेटर्स बैलेंस किसे कहते हैं? जो पैसे मुझे डेटर से लेने हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, आप कहेंगे सर क्रेडिट पीरियड अब चूंकि 2 महीने का हो चुका है तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स हो गया 2 महीनों की कैश कॉस्ट। आपकी जो एनुअल कैश कॉस्ट है वो है 14,40,000। इसको हम 2 मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया ₹2,40,000। ओके, आपके जो डेटर्स में फंड्स पहले से इन्वेस्टेड थे, पिछली स्लाइड पर लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, लेकिन अब जो डेटर्स में आपके फंड्स इन्वेस्टेड हैं वो हो चुके हैं 2,40,000 रुपए। अब जो कंसेप्ट मैं इस समय पिक कर रहा हूं, उस कंसेप्ट की हेडिंग मैंने क्या डाली थी? एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। हमारे लिए अब यह जानना बहुत जरूरी है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स का क्या करना है। ठीक है जी, इसके लिए मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं। तो इंपॉर्टेंट इश्यू मेरे लिए यह है, व्हाट टू डू विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन दिस केस, जो केस हमारे पास है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि नई सिचुएशन में तो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 2,40,000, जबकि पुरानी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख। तो डेटर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज हो गई है? 1,40,000। इसका मतलब जो फंड्स मेरे डेटर्स के पास ब्लॉक्ड हैं वो 1,40,000 बढ़ गए। डेटर्स में मेरा फंसा हुआ पैसा 1,40,000 रुपए बढ़ गया। अब ये पैसा मुझे कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, और आप जानते हो पैसे की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती। अगर बाहर से लोन लो तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, खुद के पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। अब जी मैंने कहीं से फंड्स अरेंज करे, उन फंड्स को मैंने डेटर्स में ब्लॉक करवाया। हाँ, डेटर से जब पैसे आएंगे तो चलो मैं भी पीछे पैसे लौटा दूंगा, पर इस बीच में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो चलती रहेगी, मीटर तो चलता रहेगा ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है उसकी आपको कितनी फाइनेंशियल कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। बहुत आसान है, 1,40,000 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर अगर मैं 10% कैलकुलेशन कर लेता हूं तो वो आता है ₹14,000। तो ये 14,000 बेसिकली है क्या कि डेटर्स में जो आपके एडिशनल फंड्स ब्लॉक हो गए हैं उसकी ये फाइनेंशियल कॉस्ट है। ये बिजनेस कॉस्ट नहीं है, ये फाइनेंशियल कॉस्ट है। एक तरीके से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, अब मैं ये जानना चाहूंगा ये जो मैंने नया एडवेंचर किया है, मैंने कौन सा नया एडवेंचर किया जी? पहले क्रेडिट पीरियड 1 महीने का था, बढ़ाकर 2 महीने का कर दिया। इस पूरी एक्टिविटी की वजह से, इस एडवेंचर की वजह से मेरा बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा? मान लीजिए सपोज दिस एडवेंचर हैज रिजल्टेड एडिशनल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹20,000। तो फिर मैं किस तरीके से फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचूं कि अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,000 बढ़ भी रहा है, और अगर मान लीजिए जो डेटर्स में मेरे एक्स्ट्रा फंड्स ब्लॉक हो गए हैं उस पर फाइनेंशियल कॉस्ट 14,000 है भी, तब भी मैं अपने आप को बेनिफिशियल पोजीशन पर पाता हूं। और कितनी बेनिफिशियल पोजीशन मुझे दिखेगी? 20,000 माइनस 14,000, दैट इज ₹16,000। तो फाइनल कंक्लूजन आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? ओके, इट विल लीड टू extra net income of ₹6,000।
ओके, 20,000 माइनस 14,000, hence the proposal regarding extension of credit period, regarding extension of credit period may be accepted by the management. तो कुल मिलाकर ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर डेटर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, जिसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कहते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। ओके जी, बहुत बढ़िया कंसेप्ट रहा। बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। एक अगला केस पिक करते हैं और इसकी हेडिंग मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग डाली है, रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। पिछले केस में डेटर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज कर रहे थे, अब हम रिड्यूस करेंगे। देखो ऑब्वियस रीजन है, अगर आप क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज करोगे, जैसे पिछले केस में 1 महीने से 2 महीने हो गया था, तो डेटर्स बैलेंस भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स भी बढ़ेगी। और यही बात हमने पॉइंट ए में कही भी है, इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड लीड्स टू इंक्रीज इन डेटर्स बैलेंस एंड एडिशनल फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स। ऑफ कोर्स लेकिन ये क्रेडिट पीरियड डिक्रीज भी तो हो सकता है। मतलब पहले अगर क्रेडिट पीरियड 1 महीने का था तो हमने आधे महीने का कर दिया, हमने डेटर्स कलेक्शन पीरियड को रिड्यूस कर दिया। अकॉर्डिंगली उसी लॉजिक के हिसाब से सोचे तो रिडक्शन इन क्रेडिट पीरियड लीड्स टू डिक्रीज इन डेटर्स बैलेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। अब आपको यह भी सीखना चाहिए कि रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना। जैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स था, आप उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट की चिंता करते थे, यहां पे रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मान लीजिए कि पुरानी सिचुएशन में डेटर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए, एक एग्जांपल लीजिए, और नई सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स है 80,000, तो डेटर्स में इन्वेस्टमेंट 20,000 रिड्यूस हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 20,000 डेटर्स में इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुआ है, इस पर खुश होने की क्या आवश्यकता है? ये हमारा ही तो पैसा था जो वापस आ गया। डेटर्स में हमारे तो पहले पैसे फंसे हुए थे ना, तो अगर कहीं हमारे पैसे पहले फंसे हो वो वापस आ जाए तो इस पे इतना खुश होने वाली क्या बात है? जैसे इनकम टैक्स अगर हम सरकार को ज्यादा दे दें और वो हमको रिफंड कर दिया जाए, तो इस पे नाचने की क्या जरूरत है? भाई हमारा ही तो पैसा है जो वापस आ गया। लेकिन जब इनकम टैक्स रिफंड आता है और साथ में इंटरेस्ट आता है, तो वो तो खुशी की बात है ना। इसीलिए अगर डेटर्स में आपके पहले पैसे फंसे हुए थे वो वापस आ गए, ठीक है, वो 20,000 तो आप ही का है, पर सवाल ये उठेगा आप इस 20,000 का अब करेंगे क्या? आप इस 20,000 को अगर कहीं इन्वेस्ट कर दें तो आप उसके ऊपर खुद इंटरेस्ट कमा सकते हैं कि नहीं? यस। इसका मतलब आप उसके ऊपर फाइनेंशियल एडवांटेज ले सकते हैं? यस। अच्छा, मान लीजिए आपने पहले से कोई लोन ले रखा है और आप उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करते हैं। ये वाले 20,000 से अगर मैं वो लोन रीपे कर दूं तो जो पॉसिबल इंटरेस्ट हम पहले पे कर रहे थे अब हम नहीं पे करेंगे। इन एनी केस फाइनेंशियल एडवांटेज तो होगा ही। भाई मैं कहीं इन्वेस्ट करूं और इंटरेस्ट कमाऊं तो मुझे फाइनेंशियल एडवांटेज होगा। पुराना कोई लोन मैं रीपे कर दूं तो मैं इंटरेस्ट बचाऊंगा। इंटरेस्ट कमाऊं या इंटरेस्ट बचाऊं, होगा तो मुझे फाइनेंशियल एडवांटेज ही। इसलिए मैंने उसके ऊपर एक फाइनेंशियल एडवांटेज कैलकुलेट किया है इस एजम्पशन पर कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है।
तो 20,000 के ऊपर 10% एडवांटेज अगर मुझे मिलता है तो वो एडवांटेज चलिए मान लीजिए 2,000 पे हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है 1500, ओनली एन अजम्पशन, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों घटा मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। आपने डेटर्स कलेक्शन पीरियड कम किया, पहले आप कस्टमर को 1 महीने का क्रेडिट देते थे, अब आधे महीने का क्रेडिट देते हो सकता है डेटर्स नाराज हो जाएं, अब वो फ्यूचर में सेल कम करने लगे, और अगर सेल रिड्यूस हुई तो यार प्रॉफिट भी रिड्यूस होगा। मान लीजिए बिजनेस प्रॉफिट रिड्यूस हुआ सिर्फ 1500 रुपए, आपने कहा कोई बात नहीं, होता है रिड्यूस हो जाए, 1500 का डिसएडवांटेज मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे 2000 का फाइनेंशियल एडवांटेज भी तो होगा। नेट में सोचा जाए तो मुझे 500 रुपए का बेनिफिट होगा। इसका मतलब यह काम भी हो जाना चाहिए, यह काम भी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये रिडक्शन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा अमाउंट होता, 2000 से ज्यादा होता, तो यह सिचुएशन आपके लिए बहुत अनफेवरेबल भी हो सकती थी। तो डेटर्स बैलेंस को रिड्यूस करने का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना है। डेटर्स कलेक्शन पीरियड को रिड्यूस करने के लिए आपको सारे फैक्टर्स को इवेलुएट कर लेना चाहिए। हम लोगों ने 2 कंसेप्ट पढ़े, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स और दूसरा रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। वेरी गुड जी, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग। इनफैक्ट टर्म तो फैक्टरिंग ही है, फॉरफेटिंग उसका एक एक्सटेंशन है। क्या होता है फैक्टरिंग या क्या होता है फैक्टर अरेंजमेंट? बड़े सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, लेकिन यहां पर हम इसके ऊपर एक कंसेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। भाई फैक्टरिंग का मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर अ बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स टू ए थर्ड पार्टी कॉल्ड फैक्टर। बैंक्स के केस में खास तौर पे इस तरीके का फैक्टरिंग अरेंजमेंट अच्छे खासे लेवल पर जाता है, जिसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, उनसे जो हमको फंड्स कलेक्ट करने, वो फंड्स कलेक्ट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं। उस थर्ड पार्टी का नाम है फैक्टर। ये एक तरीके से रिकवरी एजेंसी है। ये रिकवरी एजेंट्स वो हो गए कि जिनको हम ये कहते हैं, ये जिम्मेदारी देते हैं कि जाइए आप हमारे डेटर से, हमारे कस्टमर से आप ही फंड्स कलेक्ट करके लाइए। तो फंड्स कलेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा स्पेशल फीचर भी जुड़ा होता है। वो स्पेशल फीचर मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले जरा फॉरफेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फैक्टर का अरेंजमेंट है, अगर ये इंटरनेशनल लेवल पर चला जाए तो उसको फॉरफेटिंग कह दिया जाता है, और जिस पर्टिकुलर पर्सन को हम ये काम सौंपते हैं उसको हम फॉरफेटर कह देते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आपको ये लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो फैक्टर एक तरीके से डोमेस्टिक लेवल पर और फॉरफेटर इंटरनेशनल लेवल पर। और आप क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि हमारे कस्टमर से फंड्स कलेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। भाई ये जो फैक्टर अरेंजमेंट है, इसके साथ जुड़े हुए कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तो ये है, फैक्टर बियर्स द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स। जब फैक्टर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि आपके कस्टमर से फंड्स मैं कलेक्ट करके लाऊंगा, रिकवरी एजेंट कहता है कि फंड्स मैं कलेक्ट करके लाऊंगा, तो बैड डेब्ट का जो रिस्क है वो सारा का सारा रिस्क फैक्टर पे शिफ्ट हो जाता। यानी अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो ऐसी सिचुएशन में फैक्टर अपनी जेब से वो पैसे डालकर हमको देगा, तो बैड डेब्ट का सारा जो रिस्क है वो फैक्टर पे चला जाएगा। तो इसका मतलब हमको मिलेगा बैड डेब्ट से प्रोटेक्शन, इसलिए हम फैक्टर के अरेंजमेंट में जाना चाहेंगे। अच्छा, दूसरा एडवांटेज मुझे क्या दिखता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कैन बी सेव्ड। देखो, अगर हम अपने कस्टमर से फंड्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी खुद ही निभाते हैं, और नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, तो सारा सिस्टम खुद ही डेवलप करिए। क्या मतलब हुआ? अरे भाई, कस्टमर से फंड्स कलेक्ट करने के लिए आपको अपना खुद का स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा, उनको रिसोर्सेज देनी होगी, फोन देना होगा, गाड़ी देनी होगी, अगर कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने के लिए उनके घर जाना है तो
इसका मतलब आप पहले इस बात को स्वीकार करें कि ये जो डेटर्स कलेक्शन सिस्टम है ना, इसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एक तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हम पक्का सेव कर लेंगे। क्यों सेव कर लेंगे? क्योंकि इस कलेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम किसी थर्ड पार्टी पर दे रहे हैं जिसका नाम फैक्टर है। बैड डेट के रिस्क का प्रोटेक्शन तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, हम उन एक्सपेंसेस को भी सेव करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जी, तीसरा एडवांटेज क्या है? टू एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस। देखो अगर हम अपना कलेक्शन सिस्टम खुद मैनेज करते हैं तब हम उसमें बहुत घबराते हैं, खास तौर पे तब जब हमको लगता है कि बैड डेट का रिस्क बहुत ज्यादा हो। हम गारंटी के साथ नहीं कह पाते हैं कि हमको इतने पीरियड के बाद इतना कैश मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम फैक्टर के अरेंजमेंट में जाते हैं तो हमको मिलता है एश्योरेंस। एश्योरेंस इस बात का मिलता है कि इतना अमाउंट मुझे हर हालत में वो फैक्टर लाकर देगा ही देगा। तो जब हम सर्टेनिटी के सिचुएशन में जाते हैं, जब हम एश्योरेंस की सिचुएशन में जाते हैं, तो हम अपने कैश फ्लोज को ज्यादा अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। हम अपने कैश कमिटमेंट्स को ड्यूली ऑनर कर सकते हैं। हमने भी तो बड़े सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी होती। अगर हम खुद अनसर्टेन होंगे कि पता नहीं पीछे से कैश आएगा कि नहीं आएगा, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन हम पूरी तरीके से ऑनर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमको ये एश्योरेंस मिल जाए कि जी हमारा फैक्टर इस पर्टिकुलर डेट को हमारे कस्टमर से इतना कैश हमको लाकर देगा ही देगा, तो हमारे जो आगे के कमिटमेंट्स हैं, हमने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, हमने जो रेंट पे करना है, स्टाफ को सैलरी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, हम भी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को अच्छे ढंग से ऑनर कर पाएंगे। चौथा और जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे नजर आता है वो है बिजनेस कंसंट्रेट ऑन अदर प्रोडक्टिव मैटर्स। देखो ऐसा है, बिजनेस में ना बड़ी सारी एक्टिविटीज होती। मेरा मतलब है प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, रिसर्च, अकाउंट्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अगर कोई आपको यह कहे कि हम आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री करते हैं, चिंता मुक्त करते हैं, ये टेंशन रहने दो, तो फिर मैं अपने दिमाग को बाकी प्रोडक्टिव एरियाज में ले जाऊंगा। ये काम ठीक ऐसा ही है जैसा काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स के साथ करता है। आपको भी ये बात सीखनी चाहिए। हमें क्लाइंट को एक भरोसा दिलाना होगा कि अरे भाई, अरे अकाउंट्स के मैटर्स को लेकर, टैक्सेशन के मैटर्स को लेकर तुम काहे की टेंशन लेते हो, हम हैं तो क्या गम है, हम सिचुएशन हैंडल करेंगे। तो क्लाइंट बड़ा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये फीस दे दूंगा, चलो मान लिया साहब 50,000 1 लाख फीस दे दी, ठीक है, सारी टेंशन अब इसकी। अब मैं क्या करूंगा कि अपने दिमाग को ले जाऊंगा प्रोडक्शन में, अपने दिमाग को ले जाऊंगा मार्केटिंग में। वही फीचर यहां पर आपको फैक्टर अरेंजमेंट में मिलेगा। बिजनेसमैन बड़ा खुश है कि डेटर से फंड्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी मैंने किसी और को दे दी, अब मैं फ्री हो गया। अब मैं अपने दिमाग को ले जाऊंगा प्रोडक्शन बढ़ाने में, मार्केटिंग बढ़ाने में, उस तरफ मेरी सेल बढ़ेगी। अल्टीमेटली मुझे इसका एडवांटेज ही होगा। ठीक है, फैक्टर मुझसे कोई ना कोई अमाउंट चार्ज करेगा, लेकिन जो मेरी रिसोर्सेस फ्री होंगी, जो मैं टेंशन फ्री एनवायरनमेंट में अपने आप को ले जाऊंगा, सोचिए उससे मेरे को कितना एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेजेस, सो ऑफ कोर्स फैक्टर ये काम हमारे लिए मुफ्त में थोड़ी करेगा, हम उसे कुछ कमीशन तो देंगे ही देंगे। लेकिन आप एक काम करिए, सोच लीजिए कमीशन कितनी है और सोच लीजिए एडवांटेजेस कितने हैं। दुनिया में कोई डिसीजन क्यों ना लेना हो भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर का कंपैरिजन ही करना पड़ता है। पॉजिटिव फैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब हां, ये डिसीजन के फेवर में हम लोग हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है, उस तरफ मैं आपका ध्यान लाऊंगा। बैड बिहेवियर में डैमेज गुडविल ऑफ द बिजनेस। चूंकि आप अपने एक फैक्टर को अपने कस्टमर के घर भेजते हो कि जाओ उससे पैसे कलेक्ट करके लाओ। अब जो भी है फैक्टर तो थर्ड पार्टी, कहीं फैक्टर के जुबान से कुछ उल्टे सीधे शब्द निकल गए और कस्टमर को बुरा लगा तो भाई साहब गुडविल तो फिर मेरी खराब होगी।
ध्यान रखिएगा, फैक्टर को अगर आप भेजें तो ध्यान रखिएगा कि आपकी गुडविल दांव पे लग सकती है। फैक्टर का बैड बिहेवियर आपका बैड बिहेवियर मान लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे ना इस बात को? ओके, चलिए फैक्टर और फैक्टरिंग के इस थ्योरेटिकल नोट और डिस्कशन के बाद हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। एक कंसेप्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखो, आप ये मान के चलिए कि जितने भी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन बनते हैं उसमें कलेक्शन पीरियड की इंफॉर्मेशन स्ट्रेट अवे गिवन होती, पर जब हम टर्म यूज करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड तो उससे मेरा मतलब है कि जी आपके जितने भी कस्टमर्स हैं ना, आप सबको एक जैसे लेवल पे डील नहीं करते, और ये होना भी नहीं चाहिए। हर कस्टमर को डील करने के अलग अलग पैरामीटर अडॉप्ट करे जा सकते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। मान लीजिए 60% कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो आपको पेमेंट करते हैं 10 दिनों के अंदर, यानी उनके साथ जो पेमेंट का सिस्टम सेटल किया गया था वो 10 डेज का था। लेकिन आपके 40% कस्टमर ऐसे हैं कि जिनके साथ पेमेंट का सिस्टम 20 डेज का सेटल किया गया। मैंने अभी भी सिचुएशन को काफी सिंपल रखा है, इसमें कस्टमर्स की कैटेगरीज और भी बहुत ज्यादा हो सकती, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि दो तरीके के कस्टमर्स हैं। एक वो जो पेमेंट कर देते हैं 10 दिनों में, दूसरे वो जो पेमेंट कर देते हैं 20 दिनों में। और आपको कहा जाए जरा बताइएगा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हुआ। तो एक गलत तरीका क्या हो सकता है, पहले मैं उससे शुरुआत करता हूं। गलत तरीका यह है कि कुछ कस्टमर्स लेते हैं 10 दिन का टाइम, कुछ कस्टमर्स लेते हैं 20 दिन का टाइम। चलो जी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सीधा आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड 15 डेज। ये जो आपने एवरेज कैलकुलेट किया, इसमें गलत ये है कि इसमें आप 10 दिन और 20 दिन दोनों को एक जैसी इक्वल इंपॉर्टेंस देते। सिंपली ऐड करा, 2 से डिवाइड किया। आपको जैसे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि जो 10 डेज की सिचुएशन है वो 60% कस्टमर्स के लिए है और जो 20 डेज की सिचुएशन है वो 40% कस्टमर्स के लिए है। इसीलिए अगर आप ऐसे एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो ये बात गलत मानी जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे आप सिंपल अरिथमेटिक मीन का सहारा ले रहे हैं। सिंपल मीन जो है वो वैसे भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट तो होता है नहीं, तो आप ऐसे एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं बता सकते। तो फिर कैसे बताएंगे, मैं बताता हूं। आप यूं कहेंगे कि जो कस्टमर 10 दिनों में आपको पैसे दे देते हैं वो असल में 60% कस्टमर्स हैं, तो इस बात को 60% इंपॉर्टेंस दी जाए, इस बात को 60% इंपॉर्टेंस दी जाए। और जो 20 दिनों में फंड्स आपको दे देते हैं वो 40% कस्टमर हैं, इस बात को फिर 40% इंपॉर्टेंस ग्रांट करी जाए। तो अलग अलग कस्टमर जिनके अलग अलग कलेक्शन पीरियड हैं, वो जितने परसेंटेज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको उसी के परसेंट से मल्टीप्लाई करें। अब जैसे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 6 डेज, और जब आप 20 डेज का 40% कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 8 डेज। क्या मिलेगा? 8 डेज। दोनों का आप टोटल कर दीजिएगा तो ऑन एन एवरेज आपका जो कलेक्शन पीरियड है वो सेटल हो जाना चाहिए 14 डेज। मैं उम्मीद करता हूं एवरेज कलेक्शन पीरियड का कंसेप्ट आपने समझ लिया। प्रोसीजर क्या है, अलग अलग कस्टमर्स हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनके अलग अलग कलेक्शन पीरियड हैं, तो आप हर एक के कलेक्शन पीरियड को उसके रेस्पेक्टिव परसेंट से मल्टीप्लाई करें कि कितने परसेंटेज कस्टमर्स उस कैटेगरी में आते, सबका टोटल कर लें, आपको पता चल जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। दूसरे एग्जांपल के लिए मैं अगली स्लाइड पर आना चाहूंगा। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में कहा गया कि आपके 2/3 कस्टमर ऐसे हैं जो पेमेंट करते हैं 9 डेज में, और आपके 1/3 कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपको पेमेंट करते हैं 15 डेज में। ऑब्वियसली आप 9 और 15 डेज दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो बात गलत मानी जाएगी, क्योंकि 9 डेज के 2/3 कस्टमर्स हैं और 15 डेज के 1/3 कस्टमर हैं।
तो जो जिस कैटेगरी को जितना रिप्रेजेंट करेगा उसको उतनी ही तो इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड ऐसी सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट होगा, मैं आपको बताता हूं जी। 9 डेज से रिलेटेड 2/3 कस्टमर्स है ना, तो आप इसका 2/3 ही कर दीजिए, प्लस 15 डेज से रिलेटेड 1/3 कस्टमर्स हैं, तो आप इसका 1/3 ही कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो रेस्पेक्टिव कलेक्शन पीरियड्स हैं उनको उनकी ड्यू इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ग्रांट करी जाएगी। भाई ये आपको कितना मिला, 6 डेज, ओके, और ये आपको कितना मिला, 5 डेज। दोनों का आप कर दीजिए टोटल 11 डेज। तो ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हैं कि आपको अपने कस्टमर से एवरेज बेसिस पर 11 दिनों में फंड्स मिल जाते हैं। ध्यान रखें ये आपकी एवरेज कैलकुलेशन है और जो वेटेड एवरेज के प्रिंसिपल पर पता करी गई है। वाजिबा, बढ़ते हैं जी आगे। तो कंसेप्ट हमारे सामने है कैश एंड ट्रेजरर मैनेजमेंट। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट मींस मैनेजिंग द लिक्विडिटी पोजीशन in terms of short term and long term financial requirements। देखो स्टूडेंट्स ना कई बार लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। भाई सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू है। लिक्विडिटी को ना सीधे आसान भाषा में यूं समझिएगा कि जिस दिन आपको किसी को पेमेंट करनी है ना, उस दिन कैश आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने स्टाफ को सैलरी पे करनी है, लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है, या फिर आपने क्रेडिटर जिनसे आपने सामान उधार पे खरीद रखा है उनको आपने पेमेंट करनी और कोई कमिटमेंट कर रखा है, तो कमिटमेंट वाली डेट को आपके हाथ में कैश होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास वैसे तो कैश रहता है, कैश की कोई कमी भी नहीं है, लेकिन जिस दिन का कमिटमेंट हो ना उसी दिन कैश नहीं रहता जी। तो कहने को जी आप ये कह सकते हो कि भी मेरे पर इंसॉल्वेंसी का तो कोई खतरा नहीं है, पर मैं अपने वादे पूरे नहीं कर पाता जी। इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम। तो आपको इस लिक्विडिटी प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना है। जो भी आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, आपको उनको पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए आप सिचुएशन को मैनेज करें। अगर आपको अपने क्रेडिटर को कोई कमिटमेंट करना भी है कि इस दिन को हम उनको फंड्स देंगे, तो आप पहले खुद भी तो सोच लीजिए कि उस पर्टिकुलर डेट को आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं। तो अपने फ्यूचर सिचुएशन को, अपनी कैश सिचुएशन को ठीक ढंग से समझ ले। किस दिन कैश आएगा, किस दिन कैश देना है, इन डेट्स को परफेक्ट वे में कोरिलेट करें ताकि कैश की लिक्विडिटी प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। देखो जी, हम मानते हैं कि आपको ना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हैंडल करना पड़ सकता है। जब मैं कहता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका मतलब फाइनेंस आपको चाहिए, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। जब मैं कहता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका मतलब आपके पास फंड्स एक्सेस में पड़े हैं, आप उन्हें कहीं इन्वेस्ट करना चाहते। तो फाइनेंस मैनेजर से हम उम्मीद लगाते हैं कि वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को वैसे मैनेज करेगा जैसे बिजनेस के इंटरेस्ट में होगा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में होगा। जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी? पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि आपकी करेक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं कितनी, आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, उसको करेक्ट वे में आप लोग एसर्टेन करें। बिजनेस आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलाना है। बिजनेस को चलाने के लिए अच्छे खासे पीरियड के लिए कितने फंड्स की आवश्यकता आपको हो सकती है, पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि आपको पैसे चाहिए कितने। जैसे जब आप अपने घर वालों से पैसे मांगते हो, कहते हो जी मुझे पैसे चाहिए, तो वो पूछते ना कि भाई कितने चाहिए। अब आप इसका जवाब कैसे दोगे? आप सोचोगे ना कि घर से बाहर जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, फिर आप सोचोगे घूमने फिरने में कितने रुपए खर्च हो जाते हैं,
कौन से मॉल में जाते हैं, कौन सी फिल्म देखने जाते हैं, कहाँ खाते पीते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है। आप उल्टी पुल्टी फाइनेंस मांगोगे अपने घर वालों से तो फिर कैसे काम चलेगा जी। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को ठीक ढंग से सोचिएगा कि नहीं। अच्छा, जब आपको यह पता चल जाए कि कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो सोचिए उसको अरेंज कैसे किया जा सकता है। भाई आपने ईबीआईटी ईपीएस के चैप्टर में ये सीखा ही होगा ना, फंड्स अरेंज करने के बड़े सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। भाई इक्विटी डेब्ट प्रेफरेंस के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उसमें से उस बेस्ट कॉम्बिनेशन को आपको सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे सस्ता पड़ता है, जिसमें कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है। हालांकि कॉस्ट के साथ साथ आप जानते ही हैं कि रिस्क के फैक्टर को भी देखा जाता है, कंट्रोल के फैक्टर को भी देखा जाता है। लेकिन चलिए यहां पर मैंने आपको लिखवा कर दिया है कि भी कुल मिलाकर आपको चीपेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स होते हैं जी, कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखिए जी ऐसा है, जब आपके पास सरप्लस फंड्स हो जाते हैं तो सरप्लस फंड्स अगर थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल है, यानी कुछ दिनों के लिए सरप्लस है, फिर बाद में बिजनेस को दोबारा आपको चाहिए होंगे, इसका मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। उस इन्वेस्टमेंट को ऑफ कोर्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं अच्छे खासे पीरियड के लिए पड़े हुए हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में उसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है कि लॉन्ग पीरियड के लिए। अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करते समय ऑफ कोर्स आपको सेफ्टी, मैच्योरिटी और मार्केटेबिलिटी के फैक्टर को कंसीडर करना ही पड़ेगा। फंड्स आपके सेफ रहने ही चाहिए। फिर आप मैच्योरिटी के फैक्टर को सोचोगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज में तो आप इस बात का पक्का ध्यान रखोगे कि 3 महीने से ज्यादा का पीरियड तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको जल्दी से जल्दी हो सकती है। अच्छा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकता है आपको 2 साल बाद चाहिए, 4 साल बाद चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपको अपने डिबेंचर्स को रिडीम करना है 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो अगर आपके पास कुछ सरप्लस फंड्स हैं और आप ये चाहते हो कि इसको डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए यूज किए जाए, तो फिर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं उतने पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड के लिए। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपको लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म बेस्ड भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म बेस्ड भी हो सकता है। मार्केटेबिलिटी तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया, कि जब हम बेचने के लिए जाएं तो हमें कस्टमर भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो हम इन्वेस्टमेंट करें तो ठीक है, जब हम इन्वेस्टमेंट बेचने जाएं तो हमें कस्टमर ही ना मिले, तो फिर वो कैश अगर रियलाइज ही नहीं होगा तो फिर हम भी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को कैसे पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कैश और ट्रेजरर मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। तो आइए जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए थोड़ी बात करते हैं कैश बजट के कंसेप्ट को लेकर। कैश मैनेजमेंट में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, एग्जाम में इसी के पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। कैश बजट के फॉर्मेट से शुरुआत करते हैं। जैसे आप कैश अकाउंट बनाते हैं जी, वैसे ही कैश बजट बनता है। बस कैश बजट है फ्यूचर ओरिएंटेड, आने वाले पीरियड को लेकर हम कैश का एक असेसमेंट करते हैं जो कि ट्रू एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड होना ही चाहिए। शुरुआत करी जानी चाहिए ओपनिंग कैश बैलेंस से। फिर आपको क्या लग सकता है कि कहां से कैश आपको मिलेगा, एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट्स। ओपनिंग कैश बैलेंस में जैसी रिसिप्ट्स आप ऐड करेंगे आपको पता चल जाएगा टोटल कैश अवेलेबल। उसमें से जितने भी ऐसे ऑप्शन सोर्सेस हो सकते हैं जहां पर आपको पेमेंट करनी है उन सबको आप डिडक्ट करें, आपको पता चलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो एज सच कैश बजट का फॉर्मेट डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा सिंपल है। ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट्स एंड माइनस एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स, वी गेट क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, जब हम कहते हैं फ्यूचर कैश रिसिप्ट तो हमारा मतलब क्या है भाई? हम जो बिजनेस करते हैं उसमें या तो कैश सेल होगी, वहां से हमको कैश मिलेगा, या फिर क्रेडिट सेल होगी। और आप जानते हो क्रेडिट सेल अगर हो जाए तो डेटर से हमको फंड्स कम मिलेंगे। वेल, जैसा हमने उनको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया होगा उसको मैं कहना चाहूंगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। फिर हो सकता है हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हो,
कोई बिल्डिंग हम लोगों ने खरीद ली हो, उस पर हमको रेंट मिलता हो, हम लोगों ने डिबेंचर्स खरीद रखे हो, उस पर इंटरेस्ट मिलता हो, शेयर्स पर डिविडेंड मिले। इसका मतलब रिसिप्ट के जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं उन सब के बारे में आपको इवैल्यूएशन प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि कब कितना कैश आने वाला है। बजट का तो मतलब ही यही है कि आप शुरू में डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा। वेल, जहां तक कैश की पेमेंट्स के पैरामीटर्स का हिसाब किताब है, आपको स्टाफ को सैलरी पे करनी पड़ सकती है, हो सकता है लैंडलॉर्ड को रेंट आपको पे करना पड़े, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट डिविडेंड की पेमेंट करनी है, इनकम टैक्स और भी बड़ी सारी पेमेंट्स हो सकती। तो सारी की सारी पेमेंट्स को आपको एक एक करके लिखना चाहिए। अच्छा देखिए, पॉइंट नंबर डी में मैंने कहा है कि जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हैं वो सब डिपेंड करती हैं आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स और ऑब्लिगेशंस पर, जो कि अलग अलग पार्टीज के साथ हैं। जैसे डेटर से जो कैश मिलेगा वो ऑफ कोर्स आपके और डेटर के एग्रीमेंट के बीच में डिपेंड करता है। आपने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है वो भी एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। आपने जो बिल्डिंग का रेंट देना है वो भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हुए पड़े हैं उनकी डिटेल तो आप ही के पास होंगी ना। उन डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करें कब कितना कैश आने वाला है, कब कितना कैश जाने वाला है। इससे आप अपने कैश की सिचुएशन को ज्यादा अच्छे ढंग से मैनेज कर पाओगे। समरी के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो दो बातों को इंश्योर करे। पहली बात कि कलेक्शन टाइम पर हो जानी चाहिए, और दूसरी बात जो पेमेंट्स हैं उसके कमिटमेंट्स पूरे हो जाने चाहिए। हमें दो बातों को इंश्योर करना है जी, कलेक्शन टाइम पर हो जाए और जिनको पेमेंट करनी है वो कमिटमेंट्स भी हमारी तरफ से पूरे हो जाए। बस इसी को बोलते हैं जी कैश मैनेजमेंट। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं जी आगे, डिस्कशन करते हैं फ्लोट के मैटर को लेकर। ओके जी, कैश मैनेजमेंट में जो टर्म फ्लोट डिस्कस किया जाता है उसका मतलब है वेस्टेज ऑफ टाइम इन क्लियरेंस ऑफ फंड्स। देखो जी, एक बात बताइए, अगर दूसरी पार्टी ने आपको चेक दिया है और चेक पर नाम आपका लिखा है, इसका मतलब वो फंड्स लीगली आपके हुए ना। लेकिन आपके तो वो तब माने जाएंगे जब आप ये चेक अपने अकाउंट में जमा कराओगे और बैंक भी इसको क्लियर करने में कुछ दिन लेगा। माफ कीजिएगा, जब तक अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा ना तब तक आप उनको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि बिजनेस में ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि चेक की एंट्री हमारे अकाउंट में फटाफट आ सके। तो चेक में लिखा हुआ अमाउंट जब हमारे अकाउंट में देरी से पहुंचता है तो हम कहते हैं कि टाइम वेस्ट हो गया। उसी को कहा गया है फ्लोट। भाई ये जो फ्लोट हुआ है ना, ये चार तरीके का हो सकता है। एक को हम कहते हैं बिलिंग फ्लोट, दूसरे को मेलिंग फ्लोट, तीसरे को चेक प्रोसेसिंग फ्लोट और आखिरी को बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। ओके, बिलिंग फ्लोट। बिलिंग फ्लोट का मतलब है टाइम वेस्टेड इन सेंडिंग द बिल टू द परचेजर। आप कौन है? सेलर। आपने सामान बेचा है। ऐसी सिचुएशन में उस परचेजर से आपको फंड्स मिलने चाहिए, लेकिन भाई वो आपको पैसे तो तब देगा ना जब आप उसको बिल दोगे। तो कई बार आप ही गलती कर जाते हो, आप सेलर हो, आप कस्टमर को, परचेजर को बिल देने में देरी करते हो, उसको बिल पहुंचाने में देरी करते हो। तो जो देरी होती है इसको एक नाम दिया गया है बिलिंग फ्लोट। नाम से पता चलता है कि इसका मतलब क्या है कि जो बिल होता है, जो इनवॉइस होता है, उसको हम लोग परचेजर को पहुंचाने में देरी करते हैं यानी टाइम खराब होता है। उतने पर्टिकुलर पीरियड में हमको हमारे लीगल फंड्स मिल नहीं पाते। तो नाम हो गया बिलिंग फ्लोट, टाइम विच इज वेस्टेड इन सेंडिंग द बिल टू द परचेजर। दूसरा कौन सा है जी? मेलिंग फ्लोट, टाइम वेस्टेड इन सेंडिंग द चेक टू द सेलर। भाई अगर आप परचेजर है, आपने चेक बनाया कि साहब ये अमाउंट जो है ये मैं सेलर को देना चाहता हूं, लेकिन वो चेक जो है पहुंचने में जितना टाइम लेगा
भाई अगर आपने इसको हैंड डिलीवर कर दिया तो बात खत्म ना, लेकिन ऐसा हर केस में तो नहीं होता है। कई जगह तो चेक जो है बाय पोस्ट भिजवाया जाता है, तो जितना टाइम उस चेक को पहुंचने में लगता है, भाई परचेजर से सेलर तक पहुंचने में जो टाइम लगा है, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, मेलिंग फ्लोट। यानी चेक मेल में है, चेक अंडर प्रोसेस है, ट्रांजिट में है, इस वजह से जो भी टाइम वेस्ट हुआ उसका नाम है मेलिंग फ्लोट। ओके, अच्छा एक बार चेक आपके पास पहुंच जाए तो आप कौन सा उसको अगले दिन बैंक में जमा करा देते? आप भी तो पहले अपने ऑफिस में उसको होल्ड करके रखते हैं। पता नहीं कौन कौन से रजिस्टर में आप एंट्री रिकॉर्ड करते होंगे, या फिर आपको जी बैंक में तो मैं तब जमा कराने जाऊंगा जब मेरा बैंक में चक्कर लगेगा, और चेक पे लिखा भी होता है वैलिडिटी पीरियड इसकी 3 महीने की है। तो आप भी तो हो सकता है अपनी इस सुस्ती के कारण चेक को अपनी जेब में होल्ड करके रखो। ऐसे ही टाइम वेस्टेज इन होल्डिंग द चेक इन ऑफिस, आपने अपने ऑफिस में उस चेक को होल्ड करके रखा हुआ है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर आप इस बात को स्वीकार करें ना कि टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है ना। लास्ट में है बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। अल्टीमेटली जब आप अपना चेक बैंक अकाउंट में जमा करा भी देते हैं तो बैंक वाले भी क्लियर करने में 2 या 3 दिन का टाइम लेंगे। वो जो टाइम वेस्ट हुआ है उसको हम लोग कहते हैं बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। वाजिबा। अब मैं वापस यहां पर आता हूं मेलिंग फ्लोट पर। देखो मेलिंग फ्लोट का जो टाइम का वेस्टेज हुआ है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ पॉपुलर, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हमारे पास है। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन उन टेक्निक से करवा के देना चाहता हूं कि जिनका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मेलिंग फ्लोट के टाइम को कम किया जाए, किसी तरीके से इतना रिड्यूस कर दिया जाए कि जिसको हम कह सकते हैं ये मिनिमम है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट कौन सा होगा? 2 पॉइंट्स इकट्ठे आपके सामने हैं। एक की हेडिंग है कंसंट्रेशन बैंकिंग और दूसरे की लॉग बॉक्स सिस्टम। दोनों के दोनों पॉइंट्स थ्योरेटिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद होगा मेन क्लासेस में हमने इन दोनों के थ्योरी के नोट्स अलग अलग लिखे थे। आइए जरा थोड़े टाइम में इन दोनों कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। दोनों सिस्टम को इंस्टॉल करने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव यह है कि जो मेलिंग फ्लोट है उस टाइम को रिड्यूस किया जाए। भाई जब कस्टमर चेक भेज देता है और चेक हमारे पास पहुंचता है, इसमें जो टाइम वेस्ट हो रहा है, इस वेस्टेज ऑफ टाइम को कैसे बचाया जा सकता है? कैसे? डेवलपिंग डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ चेक कलेक्शन। भाई अगर हमारे कस्टमर्स बड़े सारे हैं और अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग लोकेलिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में भी हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम सेंट्रलाइज सिस्टम तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब हो गया कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो सारे हमको चेक भिजवाएं बाय पोस्ट। तो जनाब इसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो क्यों ना ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जितने हमारे कस्टमर्स हैं हम उन्हीं के पास पहुंचकर उनसे वहीं पे चेक रिसीव कर लें। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम, कस्टमर को ये इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए कि हमारा एक कलेक्शन सेंटर आपके घर के पास है। भाई आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है ना, तो आप देखिएगा कि उस बिल में नीचे लिखा होता है कि आप कौन से नियरेस्ट सेंटर में जाके चेक से पेमेंट कर सकते हैं। सबको हेड ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है, इंफॉर्मेशन लिखी होती। प्रोसीजर क्या है? पहली बात, क्या आप अपने प्राइम लोकेशंस को आइडेंटिफाई करें। आपने हर गली, हर मोहल्ले में ऐसा कोई सेंटर डेवलप नहीं करना कि जो आपके चेक्स को कलेक्ट करे। सोचिएगा ज्यादातर कस्टमर्स आपके कहां पर, कौन सी लोकेलिटी में, कौन से लोकेशंस पर रहते। उसके बाद जो भी एक ऐसी मार्केट हो, वहां किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी दुकान के आगे आप एक बॉक्स इंस्टॉल करें। इंस्टॉल चेक ड्रॉप बॉक्सेस, और आप अपने कस्टमर्स को एडवाइज करें कि जी वहां से निकलते हुए, कभी भी वहां से जाते हुए आजकल में चेक जो है ना उस ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब बाकी जिम्मेदारी हमारी, कस्टमर ने चेक डाल दिया, कस्टमर की जिम्मेदारी खत्म हुई, वहां से हमारा काम शुरू होगा। दिल्ली में तो मैं क्या देखता हूं कि बड़े सारे मेट्रो स्टेशन में भी ये बॉक्सेस लगे हुए हैं।
खैर वहां से हमारा काम क्या होगा भाई, हमने क्या करना है, हमने उस बॉक्स को खोलना है, उसमें से चेक निकालना है, रजिस्टर में एंट्री रिकॉर्ड करनी है और लोकल ब्रांच में जाके चेक जमा करा देना। आज की डेट में चेक किसी भी ब्रांच में जमा हो सकता है। ओके, अच्छा, उस चेक को खोलने का काम और बैंक में डिपॉजिट करने का काम किसका होगा? किसी ऑथोराइज पर्सन का होगा। अगर आप कंसंट्रेशन बैंकिंग को डेवलप करना चाहते हैं तो, पर इसमें 1-2 दिन का डिले हो जाएगा। आखिरकार वो ऑथोराइज पर्सन दिन में एक बार ही उस बॉक्स को खोलकर चेक निकालेगा, उसके बाद एंट्री रिकॉर्ड करेगा, और जब उसका अगला चक्कर बैंक में लगेगा, भले लोकल बैंक क्यों ना हो, तो जब अगला चक्कर लगेगा तभी चेक जमा कराए जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो ये जिम्मेदारी लोकल बैंक को ही दे दी जाए, बैंक का ही आदमी जाए और वही बॉक्स को खोले, दिन में भले 3-4 बार, जितनी बार भी उसको ठीक लगे, और वहां से फटाफट चेक लाके सीधा आपके अकाउंट में उसी समय जमा करा दिया जाए, तो जब हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते और उस चेक को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हम लोकल ब्रांच को ही दे देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उस सिस्टम को क्या कहते हैं? लॉक बॉक्स सिस्टम। वाजिबा। तो ये रहा कंसंट्रेशन बैंकिंग और लॉक बॉक्स सिस्टम। बढ़ते हैं आगे। हमारे सिलेबस में 2 कैश मैनेजमेंट मॉडल्स हैं, उसमें से पहला है मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। बेसिकली ये मॉडल ये बताने की कोशिश करता है कि आपको अपने बिजनेस में कितने कैश बैलेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए। ये मॉडल ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है कि 3 तरीके के कैश बैलेंस डिसाइड होते हैं। एक होता है लो लेवल, जिसको मिनिमम लेवल कैश बैलेंस कहेंगे, एक होता है अपर लेवल, आप इसको मैक्सिमम लेवल कैश बैलेंस कहेंगे, और एक होता है रिटर्न लेवल, वो एक तरीके से एवरेज लेवल कैश बैलेंस का इंडिकेटर है। ध्यान इस बात का रखना होता है कि रिटर्न लेवल और लो लेवल के बीच में जो डिफरेंस है, उसके कंपैरिजन में रिटर्न और अपर लेवल का जो डिफरेंस है वो 2 टाइम्स है। अगर हम इसको कहते हैं Z, तो ये हो गया 2 टाइम्स Z। इसका मतलब अपर लेवल कैश बैलेंस कितना हो गया कि जो लो लेवल कैश बैलेंस है प्लस ये डिफरेंस जो की है 1Z प्लस ये डिफरेंस जो की है 2Z, तो अपर लेवल कैश बैलेंस हो गया लो लेवल प्लस 3 टाइम्स Z। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि किसी भी टाइम पर कैश बैलेंस कितना होना चाहिए। ऑफकोर्स जब बिजनेस की शुरुआत होगी तो चलिए मान लेते हैं शुरू में आपके पास एवरेज लेवल कैश बैलेंस था, जिसको रिटर्न लेवल कहते हैं। अब बिजनेस में सेल परचेज के ट्रांजैक्शन होंगे तो कैश ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। जब तक वो अपर लेवल लो लेवल के बीच में है तब तक आपको कोई स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास किसी दिन कैश अपर लेवल को टच कर जाता है, जैसे यहां पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कैश जरा ज्यादा ही हो गया है। इतना कैश होल्ड करके क्या फायदा? बेहतर तो होगा कि अब आप कैश को इन्वेस्ट करो। कैश इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट इनकम अर्न करने का पोटेंशियल तो होगा, पर सवाल उठता है कि कितना कैश इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो इस मॉडल की सोच ये है कि आप सिक्योरिटीज खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें इस हिसाब से कि कैश बैलेंस वापस एवरेज लेवल पर या यूं के रिटर्न लेवल पर आकर रीस्टोर हो जाए, यानी वापस वहां पहुंच जाए। उसके बाद आप फिर जिंदगी आगे बढ़ाइए, और कभी किसी दिन कैश बैलेंस लो लेवल को टच कर जाए तो हमको लगेगा कि बिजनेस में इतना कम कैश बैलेंस भी नहीं होना चाहिए। फिर जो सिक्योरिटी आपने पहले खरीदी होंगी, रखी होंगी संभाल कर, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है। वो होती इसी पर्पस के लिए है कि अगर बिजनेस को कभी भी वो कैश चाहिए हो तो सिक्योरिटीज बेचकर वो कैश रियलाइज किया जा सकता है। तो सिक्योरिटीज बेचने का टाइम आ जाएगा, उतनी सिक्योरिटीज आप बेचेगा जिससे कैश बैलेंस वापस एवरेज लेवल पर या रिटर्न लेवल पर रिस्टोर हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कैश बैलेंस फिर आगे फ्लक्चुएट होता ही रहता है। कैश बैलेंस तो फ्लक्चुएट होगा ही होगा, लेकिन इसके फ्लक्चुएशन के लो लेवल और अपर लेवल को आपको डिसाइड करना होगा। एंश्योर करें इस बात को लेकर कि किसी भी दिन कैश बैलेंस अपर लेवल से ज्यादा ना हो जाए और किसी भी दिन लो लेवल से नीचे ना हो जाए। अकॉर्डिंगली आपको सिक्योरिटीज को खरीदना पड़ सकता है और टाइम आने पर बेचना भी पड़ सकता है। खैर,
ये जो डिफरेंस होता है जिसको मैं कहता हूं Z, यानी रिटर्न लेवल और लो लेवल के बीच का डिफरेंस, अगर मैं इसको कहता हूं Z, तो इस Z को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी है। बड़ा अजीब सा फार्मूला है, बड़ा खतरनाक फार्मूला है, आपके सामने मैंने लिखा तो है, पर अभी इसको डिस्कस करने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूं। मेरे भाई मेन क्लासेस में जाइए, मेन क्लासेस में हमने इस फार्मूले पर अच्छी खासी बातचीत करी हुई है। तो कम से कम ये वो कंसेप्ट है जो रिवीजन क्लास में मैं बिल्कुल टच नहीं करना चाहूंगा। मेरी इंस्ट्रक्शन है कि मिलर और मॉडल के मेन क्लास में जाइए, इस फार्मूले का डिटेल डिस्कशन आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके जी, जैसे ये मॉडल हमारे पास है मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल, एक मॉडल और है जी, उसके लिए मैं चलता हूं अगली स्लाइड की तरफ। तो दूसरे मॉडल का नाम है बॉमल्स मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। ये वाला जो मॉडल है, जो मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में, मटेरियल कॉस्ट, अरे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट है ना, एकदम डिट्टो कॉपी है जी उसकी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आप पढ़ते थे ना कि आपको रॉ मटेरियल का ऑप्टिमम साइज परचेज करते समय क्या मेंटेन करना चाहिए। फिर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी भी आया था जिसमें प्रोडक्शन का ऑप्टिमम साइज भी रखा जाता है एक एक बैच के हिसाब से। वही सिचुएशन यहां पर है, यहां पर हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस पे डिस्कशन करना पड़ता है। ऑप्टिमम कैश बैलेंस से हमारा मतलब, अरे भाई आपके बिजनेस की जो एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है, आपको पूरे साल में क्रेडिटर्स को, वर्कर्स को, इधर उधर जहां भी जितनी पेमेंट करनी है, सारा का सारा कैश आप इकट्ठे थोड़ी होल्ड करके रखोगे। आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस तो सोचना ही पड़ेगा ना। वही पोजीशन है जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की थी या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की थी। अच्छा, दो तरीके के फैक्टर्स हैं जिनको हम पिक्चर में लेकर आना चाहेंगे। पहले का नाम है होल्डिंग कॉस्ट और दूसरे का नाम है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब हम कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट, इससे हमारा मतलब क्या है? कॉस्ट इनकर्ड बिकॉज कैश इज हेल्ड एंड नॉट इन्वेस्टेड। भाई अगर वो आपका कैश इन्वेस्ट हो जाता, बड़े सारे लोग कहते जी क्या करें, बिजनेस चलाने के लिए कैश होल्ड करना पड़ता है। अगर हम कैश अपने पास होल्ड करते हैं, वो कैश तो इन्वेस्ट भी हम कर सकते थे। भाई इन्वेस्ट ही कर देते तो कुछ इंटरेस्ट कमा लेते। इसका मतलब हर वो आदमी जो अपनी जेब में कैश होल्ड करता है, वो उसको इन्वेस्ट नहीं करता है, तो पॉसिबल इंटरेस्ट इनकम उसके हाथ से जाती है। ये एक तरीके का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो कोई आपसे पूछे होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे कि कैश को होल्ड किया गया, इन्वेस्ट नहीं किया गया। इन्वेस्ट करते तो इंटरेस्ट कमाते, इंटरेस्ट कमाने का मौका हाथ से गया, दिस इज नोन एज होल्डिंग कॉस्ट। अब लोग ये कह सकते हैं अगर ऐसा है तो फिर हम अपना कैश हमेशा बैंक में जमा करा के हम हमेशा इन्वेस्टेड ही रखेंगे। बैंक में इन्वेस्ट करें या जहां भी, कम से कम इंटरेस्ट इनकम अर्न करने का स्कोप तो रहेगा। वेल, ये भी कोई आइडियल एडवाइस नहीं है कि आप अपने पास कैश बिल्कुल ना रखें। भाई कैश तो होल्ड करना पड़ता है। इसका मतलब आप ये बात को मानिए कि अगर आपने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया और आपको बिजनेस चलाते समय कैश की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आप क्या करोगे कि आपको बार बार सिक्योरिटीज बेचनी होंगी। और आप जानते हो सिक्योरिटी बेचते समय उसकी एक कॉस्ट होती है, यानी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करते समय, जिसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह कि एक तरफ होल्डिंग कॉस्ट, एक तरफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हमको चाहिए आइडियल सिचुएशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइडियल सिचुएशन उसे कहते हैं कि जहां पे इन दोनों कॉस्ट का टोटल मिनिमम होना चाहिए। याद आ गया आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसमें भी यही होता था ना। वहां होता था ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम करना है। यहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो टोटल है वो आपको मिनिमम स्टेज पर लाना है। ऑप्टिमम कैश बैलेंस को पता करने का जो फार्मूला है, वो फार्मूला भी काफी हद तक आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से मिलता जुलता ही मिलेगा। आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 280 डिवाइडेड बाय आर, जिसमें ए का मतलब एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, टी का मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट और आर का मतलब है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेन क्लासेस में हमने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करे थे। लास्ट में फिर इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आता है, और एकदम वही ग्राफ है जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी होता है। हाँ जी, एक तरफ आप कैश बैलेंस और दूसरी तरफ आप होल्डिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते। सिचुएशन ये है कि होल्डिंग कॉस्ट जो है
वो कैश बैलेंस के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती। क्या मतलब? अरे भाई, अगर आप अपने पास कैश आप थोड़ा सा ही रखोगे, वो थोड़ा सा कैश कहीं इन्वेस्ट होता तो थोड़ा इंटरेस्ट कमा लेते। लेकिन अगर आप अपने पास कैश इन हैंड बहुत ज्यादा रखोगे तो वो बहुत ज्यादा कैश कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होता तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कमा लेते। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप कैश होल्डिंग बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करने का आपका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता। तो होल्डिंग कॉस्ट इस हिसाब से अपवर्ड ट्रेंड तो उसका होगा ही। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको बार बार कैश की रिक्वायरमेंट होती है, आप सिक्योरिटी को बार बार बेचते हो। मेरे भाई, अगर आप अपने पास थोड़ा सा कैश होल्ड करोगे, थोड़ा सा, तो आप कैश की शॉर्टेज की सिचुएशन को बहुत ज्यादा बार देखोगे। आपको सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बार बेचनी पड़ सकती हैं, अकॉर्डिंगली आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैश को अच्छे खासे लेवल पर होल्ड करोगे तो फिर वो जो कैश क्रंच पोजीशन होती है ना कि कैश नहीं है मेरे पास, सिक्योरिटी बेचते हैं, आप वो सिचुएशन कम ऑब्जर्व करोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम ही होगा जी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कैश बैलेंस बढ़ता है एक कॉस्ट इंक्रीज होती है, दूसरी कॉस्ट डिक्रीज होती। हमें चाहिए आइडियल सिचुएशन, और आइडियल सिचुएशन उसे कहेंगे ना कि जहां पे इन दोनों कॉस्ट का टोटल मिनिमम लेवल पर आए, और वो मिनिमम लेवल पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपके ऑप्टिमम कैश बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और ऑप्टिमम कैश बैलेंस वो सिचुएशन हो गई जहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो टोटल है, होल्डिंग प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो टोटल है वो मिनिमम लेवल पर आना चाहिए। इस सिचुएशन को अगर आप और ध्यान से समझना चाहते हैं तो जरा ऑप्टिमम कैश बैलेंस के इधर और इधर की सिचुएशन को ऑब्जर्व करिएगा। मान लीजिए आप लोग ये वाली सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो यहां से लेके यहां तक है, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट यहां से लेके यहां तक है। इस बीच में इतना एरिया दो बार काउंट हो गया, तो ये एरिया यहां पे जब दोबारा ऊपर चला जाएगा तो टोटल कॉस्ट यहां तक चला जाता है। अगर आप इससे इधर जाते हैं तो आप कहेंगे होल्डिंग कॉस्ट तो यहां से लेके यहां तक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहां से लेके यहां तक है। इतना एरिया दो बार काउंट हो जाता है तो ये उड़कर ऊपर चला जाएगा, तो टोटल कॉस्ट आपकी यहां तक पहुंच जाती। लेकिन एकदम ऑप्टिमम लेवल पर आप क्या देखते हैं कि इतना ही होल्डिंग कॉस्ट है, इतना ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो ये एज इट इज सिंपली डबल हो जाता है। लेकिन जो टोटल है वो यहां जाके मिनिमम लेवल पर पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जब वर्किंग कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था उसमें बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े थे। मैं ये मानता हूं कि रिवीजन क्लास में हम वो सारे कंसेप्ट कवर नहीं कर पा रहे। भाई, हम लोगों ने इतने सारे थ्योरी के नोट्स कवर करे, इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे, 15 क्लासेस से ज्यादा हमने इसको डिवोट करी थी। बस हमने सिर्फ एक कोशिश करी है कि उसके जो प्राइम कंसेप्ट्स है, जो बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, उनको हम रिवीजन क्लासेस में उठा सके। हमने 2 रिवीजन क्लासेस रिकॉर्ड करी। वर्किंग कैपिटल की ये 2 रिवीजन क्लासेस हैं। ये सिर्फ प्राइम सब्जेक्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ही रिवाइज कर पाती। बाकी मेन क्लासेस में तो सारी की सारी डिटेल स्टडी पहले ही आप लोग पढ़ ही चुके। ओके जी, तो वर्किंग कैपिटल रिवीजन क्लास नंबर 2 को हम यहां कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।